हेलो विद्यार्थियों। आज हम जिन चिंतक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है जॉन लॉक, जो कि संविधावादी विचारक की कड़ी में हॉब्स के बाद आते हैं। जॉन लॉक एक ऐसे विचारक थे जो जो भी उन्होंने चिंतन दिया और उन वो चिंतन और उसमें जो वर्णित जो सिद्धांत है वो आज भी कहीं ना कहीं और या विश्व के अधिकांश देशों में आज भी वो प्रासंगिक हैं, क्योंकि वो अनुभववाद के जनक माने जाते हैं, उदारवाद के जनक माने जाते हैं। उदारवाद ऐसी विचारधारा जो मनुष्य की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानती है और इसीलिए वह राज्य को सीमित करने पर बल देती है। तो इस तरह से जो सीमित सरकार की जो अवधारणा है उसकी प्रतिपादक भी जॉन लॉक को माना जाता है। और उदारवादी वह विचारधारा है जो अधिकांश जो भी विचारधारा है उनमें सबसे अधिक व्यवहारिक प्रयोग में लाए जाने वाली विचारधारा उदारवाद है। सहिष्णुता के विचार की प्रतिपादक उन्हें माना जाता है, संविधानवाद का जनक उन्हें माना जाता है, सहमति मूलक जो सरकार होती है उसके प्रतिपादक भी उन्हें माना जाता है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक और उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। अब जो जॉन लॉक है वो जैसा हॉब्स ने मानवीय स्वभाव का चित्रण किया, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया और उसके आधार पर ये माना कि वो एक असभ्य जो पुरुष है और अराजकता की स्थिति जो प्राकृतिक अवस्था में थी उसको दूर करने के लिए वहाँ सामाजिक समझौता किया गया और राज्य की उत्पत्ति की गई। इसके विपरीत जो जॉन लॉक है वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य है वो स्वभावतः स्वतंत्र, समान, सहयोगी, सामाजिक व विवेकी, और जो प्राकृतिक अवस्था रही थी उनके चित्रण में वो शांति प्रिय, सुखी और सहयोगी। कमी यहाँ ये थी कि जो मनुष्य है वो जो इच्छा है उसकी और इच्छा के अनुसार वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और वो आवश्यकताएं किन से प्राप्त होते हैं? हमें संसाधनों से, यानी संसाधन रूपी जो संपत्ति है वो। और संपत्ति को उन्होंने अपनी भाषा में दैवीय संस्था भी माना है कि जो प्रकृति है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और प्रकृति में जो भी संसाधन है वो ईश्वर द्वारा देय है और उनमें व्यक्ति अपना श्रम लगाकर वो संपत्ति अर्जित करता है। तो कुल मिलाकर जहाँ हॉब्स मानते हैं कि एक घनघोर एक अराजकता की स्थिति और असभ्य जो मनुष्य, जंगली जो मनुष्य उसको सभ्य बनाने के लिए राज्य की स्थापना की जाती है, वहीं लॉक ये कहते हैं कि जो मानव जो स्वभावतः शांत, स्वतंत्रता प्रेमी है, प्राकृतिक अवस्था जो शांति प्रिय है, सहयोगी है, वहाँ प्राकृतिक नियम भी विद्वान है। केवल एक तीन कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिनको दूर करने के लिए राज्य की मांग की जाती है। तो प्राकृतिक कानूनों का, जैसे आज की संदर्भ में जो शासन के जो अंग हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक निर्माण का कार्य करती है अर्थात निर्धारण का, दूसरा उनके क्रियान्वयन का, और तीसरा जो न्यायपालिका है वो वो व्याख्या करने का कार्य वो करती है। तो इस प्रकार से तीन विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य की मांग की गई कि जो प्राकृतिक नियम है उनका निर्धारणकर्ता का वहाँ अभाव था, जो प्राकृतिक नियम है उनके क्रियान्वयनकर्ता का वहाँ अभाव था, और जो प्राकृतिक नियम है उनकी व्याख्या करने वाले का वह अभाव था। तो इस दृष्टि से वहाँ एक संविदा की जाती है और सबसे पहले उस संविदा के माध्यम से एक सिविल सोसाइटी का निर्माण किया जाता है। और फिर ऐसा माना जाता है जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने कहा कि दो समझौते शायद उसमें हुए थे, जिससे कि एक तो सब समाज का निर्माण किया गया और दूसरे से सरकार के गठन का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से इतने उल्लेखनीय कार्य जॉन लॉक ने अपने चिंतन के माध्यम से प्रस्तुत किए थे। तो इन सब की चर्चा आज हम अपने इस सेशन में करेंगे। तो इनके यदि हम जीवनी पर देखें तो जो जॉन लॉक है वो इंग्लैंड में जो समरसेट कैरिंगटन नामक स्थान है वहाँ अगस्त 1632 में इनका जन्म हुआ था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, और काफ़ी कुशाग्र बुद्धि थे। तो अध्यापन काल में ही उनका संपर्क लॉर्ड सैफ्ट्सबरी से हुआ था। तो लॉक ने उन्हीं के साथ रहते हुए संपर्क में राजनीति का पर्याप्त जो भी व्यवहारिक ज्ञान था वो वहाँ से प्राप्त कर लिया था। 1688 में जो क्रांति हुई थी, लॉक ने उनका गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की उसका भरपूर समर्थन किया था और उसी समर्थन के कारण उन्हें क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। तो ये सारे विचारों के बाद ये जो महान विद्वान थे वो 72 वर्ष की आयु में 1704 में इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गए थे।
इनके चिंतन पे जो प्रभाव डालने वाले जो कारण रहे हैं प्रमुख रूप से, वो एक तो उनकी जो तत्कालीन परिस्थिति हैं, जैसे उस समय का गृह युद्ध, महान राजनीतिक उथल पुथल और क्रोमवेल का जो शासन रहा, राजतंत्र की जो पुनर्स्थापना है उसका दर्शन, ये सब इन्होंने जो तत्कालीन परिस्थितियों में इनके चिंतन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। वृद्ध अवस्था में आते आते जो 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति है, उसने इनको एक बड़ा परिवर्तन इनके अंतर गया, जिससे कि ये संविधानवाद के जनक के रूप में कहे जाने लगे और सहमति मूलक सरकार के जनक के रूप में कहे जाने लगे, क्योंकि इसमें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो शासन में जो परिवर्तन हुआ वैधानिक रूप से, उसके कारण वो सब इनके चिंतनों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। यदि इनकी रचनाओं की हम चर्चा करें तो इन्होंने 30 से अधिक ग्रंथ लिखे, जिनमें जो मुख्य ग्रंथ हैं वो लेटर ऑन टॉलरेशन, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इन सब में जो सबसे प्रमुख है वो है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध। तो इसमें लॉक ने जो प्रथम खंड है उसमें प्रोफेसर वाहन ने कहा भी है कि इनकी ये पुस्तक एक दुनाली बंदूक के समान है, जो एक तरफ तो फिल्मर, एक उसकी बंदूक की नली रॉबर्ट फिल्मर की ओर है और दूसरी हॉब्स की ओर। तो रॉबर्ट फिल्मर की ओर वो उससे है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो कोई दैवीय वरदान नहीं है, ईश्वर की देन नहीं है। राज्य पूर्ण रूप से मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका निर्माण किया है। तो रॉबर्ट जो फिल्मर है उनके सिद्धांत का खंडन वो अपनी इस पुस्तक में करते हैं, और दूसरी तरफ वो हॉब्स के ऊपर भी उनके दिए हुए सिद्धांत, जो निरंकुशवाद का जो सिद्धांत था, उसका खंडन भी वो करते हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं है जैसा कि हॉब्स ने बताया, और उसके लिए इस प्रकार की एक निरंकुशवादी शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। वो मानते हैं कि जो मनुष्य है वो स्वभावतः स्वतंत्र और सहयोगी रूप का है, और उसके लिए इस प्रकार की सरकार की आवश्यकता नहीं है। एक वैधानिक राजतंत्र जो कि इस प्रकार के मूल्यों के ऊपर आधारित हो, जिससे कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं का विकास करने का पूर्ण अवसर मिल सके। तो इस प्रकार से ये जो लॉक हैं उनका जीवन परिचय है। अब यदि हम इनके विचारों पर चर्चा करें, जिसमें मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और जो प्राकृतिक अधिकार है उनमें, तो हॉब्स और लॉक है उनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों में आकाश पाताल का अंतर है, क्योंकि उस युग में धर्म सुधार और जो धार्मिक युद्धों के जो संकटग्रस्त समय था, और धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता इस समय तक आते आते कम हो गई थी। पुराने युग की जो मान्यता थी कि मनुष्य मूलतः स्वभावतः बुरा होता है, जो कि मैकियावली तक चली, और वहाँ से फिर हॉब्स ने भी उसी के ऊपर चर्चा की, और जो रक्तहीन क्रांति हुई 1688 में, उसने इस बात को, उनकी इन मान्यताओं को उलट दिया और इसको पुष्ट कर दिया कि मनुष्य सामान्यतः एक शांतिपूर्वक और जीवन की उत्तमता प्राप्त करने वाला प्राणी है। हॉब्स से सर्वथा विपरीत लॉक ने मनुष्य की एक बड़ी विशेषता, उसका बुद्धिमान एवं विचारशील प्राणी होना स्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करके और उसी के अनुसार वो अपना कार्य और करता है और अपने कर्तव्य समझता है। तो इस दृष्टि से मनुष्य सहयोगी और सामाजिक होता है, और समाज प्रिय एवं प्रेम दया का पोषक वो होता है। तो लौकी के शब्दों में सब मनुष्य प्रकृति से एक समानता की अवस्था में रहते हैं, जिसमें संपूर्ण शक्ति और अधिकार क्षेत्र पारस्परिक है और किसी को एक दूसरे से अधिकार प्राप्त नहीं है, और इससे अधिक स्पष्ट और कोई बात नहीं है कि एक ही नस्ल एवं वंश की संतान, जिन्हें प्रकृति ने सब समान रूप से सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस दृष्टि से लॉक ने माना है कि नैतिक दृष्टि से परस्पर समान लाभ की और परस्पर समान अधिकार की दृष्टि से सभी मनुष्य क्या हैं, समान हैं। जबकि जो हॉब्स है वो मानता है कि जो सामुद्रिक जो नियम है कि बड़ा छोटे को मार के खाता है, उस प्रकार मनुष्य केवल एक कोरा पशु है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जबकि जो लॉक है उन्होंने कहा है, या उनकी दृष्टि में, कि विवेकशीलता मनुष्य का एक व्यापक गुण है और प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए विवेक अथवा बुद्धि के प्रकाश से ही जो दैविक प्रकृति है वो उसके अंदर प्रस्फुटित होती है। तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी कि प्रत्येक का सबके विरुद्ध युद्ध,
उसके विपरीत लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था रही है। और इस प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों द्वारा होता है। और वो ये मानते हैं कि लॉक जो प्राकृतिक नियमों के बारे में कहते हैं कि विवेक पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम होता है। यदि हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो हत्या करना प्राकृतिक नियम के क्या है, प्रतिकूल है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जैसे अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, वैसे ही वे दूसरों के जीवन को भी नष्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जैसा उन्होंने मानवीय स्वभाव बताया था कि मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्र, समान, सहयोगी और सामाजिक व विवेकी है, तो उसी आधार पे उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहा है कि यह अवस्था न तो स्वार्थपूर्ण थी, न जंगली थी, न ही आक्रांतिक थी। तो भयामय व संघर्षमय की स्थिति यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। तो लॉक ने ये कहा भी है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को शासित करने के लिए प्राकृतिक नियम होता है, जो प्रत्येक को विवश करता है कि वह विवेक, जो कि उस कानून का ही दूसरा नाम है, संपूर्ण मानव जाति को जो उससे काम लेना चाहते हैं, वो यह सिखाता है कि सब लोग समान एवं स्वतंत्र हैं। यहाँ कमी वो ये बताते हैं कि मात्र इस चीज़ का यहाँ अभाव है कि उस प्राकृतिक नियम की उपस्थिति प्राकृतिक अवस्था को सहनीय और सामाजिक बनाती है। तो इस प्रकार से कौन उसका निर्धारण करेगा, क्रियान्वयन करेगा और उसको व्याख्यायित करेगा, तो इस चीज़ के लिए यहाँ इस प्राकृतिक अवस्था में अभाव है। मनुष्य इतना विवेकी जरूर यहाँ रहता है कि उसे पता है कि प्राकृतिक नियम क्या है और उसके अनुसार उसे अनुसरण करना है, लेकिन एक व्यवस्थित व्यवस्था का वहाँ अभाव होने के कारण, जो कि इस प्राकृतिक नियमों का क्रियान्वयन, निर्धारण और व्याख्यायित कर सके, इस चीज़ का यहाँ अभाव उन्होंने बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मनुष्य के पास 3 प्राकृतिक अधिकार भी शुरू से रहे हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, जिनमें जो संपत्ति का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार उन्होंने बताया है। और उस संपत्ति के बारे में उन्होंने यह भी कहा है कि वो संपत्ति एक दैवीय संस्था रूपी है, क्योंकि संपत्ति वे संसाधन होते हैं जिनमें मनुष्य अपना श्रम लगाता है, और मनुष्य ईश्वर द्वारा सर्जित है, और मनुष्य अपना श्रम ईश्वर द्वारा उसमें आरोपित चेतना के फलस्वरूप ही कर पाता है, इसलिए यह दैवीय है। तो मनुष्य को संपत्ति का अधिकार प्रकृति से प्राप्त हुआ है, और जो प्रकृति है वो ईश्वर द्वारा ही सर्जित है, इसलिए जो संपत्ति है वो क्या है, दैवीय संस्था है। और इस संपत्ति के अधिकार में ही जो जीवन और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमेशा समाहित रहता है। तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम और जो प्राकृतिक अधिकार है वो लोगों को वहाँ प्राप्त थे। तो आगे चलकर लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक नियम है और उनको जो प्राप्त जो उस अवस्था में जो अधिकार हैं वो उनको सही रूप से, सही मायने में प्राप्त हो जाएं, इसके लिए उनको क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व को पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों को हटाकर अपेक्षाकृत निष्पक्ष समाज को सौंप देने का अच्छा कारण यहाँ मिल गया। किसके द्वारा? सामाजिक संविदा कर राज्य के निर्माण के द्वारा। तो इस प्रकार से जो हॉब्स मानते थे कि अराजकता की स्थिति को मिटाने के लिए और मनुष्यों को असभ्य से सभ्य बनाने के लिए सामाजिक समझौता किया गया और राज्य की स्थापना की गई। लेकिन लोग ये मानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मानते हैं कि प्राकृतिक जो असुविधाएं थी उनसे राहत पाने के लिए मनुष्य ने न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग अपनाते हुए एक समझौता किया और राज्य का निर्माण उन्होंने किया। तो इस प्रकार से जो लॉक का जो सामाजिक समझौता था उसका स्वरूप सामाजिक था और समझौते का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और जो संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। और इसमें एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना वो करना चाहते थे जिससे कि कानून की व्याख्या हो सके, उसका क्रियान्वयन हो सके और उल्लंघन होने पर उल्लंघनकारी को दंड भी दिया जा सके। तो लॉक द्वारा जो सामाजिक समझौता है वो हॉब्स द्वारा बताए गए सामाजिक समझौता से बिल्कुल अलग है। यदि हम इनकी तुलना करें तो
हॉब्स की कल्पना के अनुसार जो व्यक्ति है वो अपने सभी अधिकारों का त्याग कर देता है, जबकि लॉक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक जो कानून है उसकी व्याख्या करने, उनका क्रियान्वयन करने और भंग करने वाले को दंड देने के अधिकारों को छोड़कर शेष सब अधिकार राज्य में उसी के पास सुरक्षित रहते हैं, और इसी दृष्टि से जो राजनीतिक नियंत्रण है वो मर्यादित रहता है। अगला जो हॉब्स है उसमें समान व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकार लेवियथन, जो उन्होंने राजा का रूप बताया था, उसको वो या उसके जो समूह है उसको न देकर यहाँ लॉक में संपूर्ण समुदाय में वो सारे अधिकार समाहित होते हैं, जिसमें कि सर्वहित की प्रधानता वहाँ शामिल होती है। लॉक का जो समझौता है वो सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है, एक जनिच्छा पर आधारित समझौता है। कोई भी व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति के बिना प्रविष्ट नहीं हो सकता। वो मानते हैं कि सहमति ही विश्व में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है, और ये आज भी ये जो शब्द है वो प्रासंगिक है, क्योंकि बिना वैधता के कोई भी सत्ता अनवरत रूप से सत्ता पर काबिज नहीं रह सकती। लॉक का समझौता एक बार हो जाने पर कभी रद्द नहीं हो सकने वाला है। यह हॉब्स के समकक्षी है। यहाँ अंतर यह है कि लॉक्स ने जिस सरकार की स्थापना की बात की वो एक ट्रस्ट के समान है, एक मैनेजरियल जो गवर्नमेंट है उसके समान है। यदि लोगों को उनका शासन पसंद नहीं है तो वो इतना अधिकार रखते हैं कि वो मैनेजर को हटाकर दूसरा मैनेजर वहाँ स्थापित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से उसका पुनर्निर्माण वापस से हो सकता है। यहाँ संविधान में एक बात और बतानी चाहेंगे कि जो हॉब्स जो मूल संविदा शब्द या ओरिजिनल कॉन्टेक्ट शब्द को बार बार अपने चिंतन में काम लेते हैं, तो इसका आशय यह है कि इस संविदा से केवल सभ्य समाज का निर्माण होता है, जिसके जनक लॉक है, और उस सब समाज को उन्होंने सिविल सोसाइटी नाम भी दिया है। और दूसरा समझौता जिसे छिपा हुआ या निहित समझौता कहा जाता है, हालांकि लॉक ने यह बात नहीं स्वीकारी है कि वो दो समझौते की बात करते हैं, वो केवल मूल संविदा की बात करते हैं, जिससे कि पहले सब समाज का निर्माण होता है, फिर दूसरे से सरकार का गठन होता है। लेकिन उनके बाद के ये जो अनुयायी हैं जिन्होंने उनका अनुसरण किया, उनके चिंतन का विश्लेषण किया, वो मानते हैं कि जो लॉक है उन्होंने दो समझौते की बात की, जिसमें पहले से सब समाज का निर्माण किया और दूसरे से फिर एक सरकार रूपी ट्रस्ट या न्यास की स्थापना उन्होंने की, और ऐसी सरकार जो सहमति मूलक होगी और सहमति पर वो आधारित होगी। तो ऐसा माना जाता है कि लॉक का जो सामाजिक समझौता है जिसमें दो समझौते हुए, जिससे कि इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। यहाँ यदि हम इनके समझौते की विशेषताएं देखें तो इसमें पहले से सब समाज हुआ, दूसरे से सरकार का गठन हुआ, सरकार को प्राकृतिक अधिकार के संरक्षण का दायित्व यहाँ सौंपा गया, और इस समझौते के द्वारा मनुष्यों ने अपने सभी अधिकार अपने पास रखे, केवल एक अधिकार उसको सौंपा, और वो कि कोई भी मनुष्य प्राकृतिक कानूनों की स्वहितानुसार व्याख्या नहीं करेगा, बल्कि इसकी व्याख्या व निर्धारण का काम किसका होगा? सरकार का। तो इस दृष्टि से जो संविधानवादी जो सरकार है आज के संदर्भ में, जो कार्य आज के संदर्भ वर्तमान में वो करती है, वैसी ही कार्य की बात उन्होंने अपने चिंतन में प्रस्तुत की थी। अब यदि सरकार के कार्य और उनकी सीमाओं के बारे में हम बात करें तो लॉक के मत में जो सरकार का उद्देश्य है वो निश्चित है, और उसकी शक्ति भी सीमित है कि जनता की संपत्ति और नागरिक हितों का पोषण करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया है। और इस उद्देश्य हेतु उन्होंने यह भी बताया है कि इस अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता भी सम्मिलित मानी गई है। तो इस दृष्टि से उन्होंने तीन कार्य वो आवश्यक रूप से उन्हें सौंपते हैं कि न्याय, अन्याय तथा संपूर्ण विवादों के निर्णय के लिए सामान्य मापदंड निश्चित करना से संबंधित जो भी कार्य है वो व्यवस्थापिका करेगी। समाज एवं नागरिकों के हितों की रक्षा करने, युद्ध की घोषणा करने, शांति स्थापित करने, अन्य राज्यों से संधि करने, ये संबंधी कार्य वो बता देगी, कार्यपालिका करेगी। स्थापित जो भी कानून है, आपसी झगड़े हैं, पारस्परिक झगड़े हैं, उस पर निष्पक्ष निर्णय के देख लिए न्यायिक कार्य भी वो अपनी सरकार को सौंपते हैं। तो इस दृष्टि से जो समाज और सरकार के जो पारस्परिक संबंध है उनको बताने के लिए लॉक ने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है, जो कि सरकार के रूप में होगी,
और यदि वो ट्रस्ट या सरकार इस बात पर बल देती है या जन कल्याण विरोधी कार्य वो करती है तो उसकी अवहेलना करना और उसको पदच्युत करने का अधिकार उस समाज के लोगों को बखूबी होगा। ये उनके सामाजिक समझौतावादी विचार और किस प्रकार से उन्होंने राज्य की स्थापना की और राज्य की स्थापना करके कैसी सरकार की स्थापना वो करना चाहते थे और उसके कार्य क्या होंगे और कैसी उस पर सीमा आरोपित होगी, ये सारी चर्चा उन्होंने अपने चिंतन में अब तक प्रस्तुत की है। एक अन्य विचार उनका जो है वो है सहमति मूलक सरकार, जिसको कि सरकार की एक नई धारणा है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार का आधार लोगों की सहमति होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की, जो कि केवल निर्देश मात्र अपने आदेशों को जारी करता रहे। तो सहमति मूलक जो सरकार है, जैसा कि लॉक ने बताया, यह उदार लोकतांत्रिक जो स्वरूप है उसको व्याख्यायित करता है। इसमें शासक और शासित के मध्य जो अपने हितों को लेकर निरंतर जुड़ाव है और वो संवाद है वो निरंतर बना रहता है। यदि कोई सरकार जिन आधारों को लेकर सहमति बनी है, जैसे लॉक में प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर एवं उनके उल्लंघन होने पर उनका प्रतिरोध किया जाएगा, तो उसे हटाकर नई सरकार का गठन कर दिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि जो सरकार का जो स्थायित्व है वो जन सहमति पर आधारित है, न कि शक्ति पर आधारित है, जैसा कि लॉक ने बताया था। तो ये लॉक का समस्त चिंतन है, जिसके कारण उन्हें अनुभववाद का, उदारवाद का, संविधानवाद जो ऐसा शासन जो संविधान के ऊपर आधारित हो, जहाँ विधि का शासन समाहित हो, इन सब बातों का उल्लेख अपने चिंतन में किया, जो आज के संदर्भ में भी बड़े ही प्रासंगिक है। और तीनों जो संविधानवादी विचारक है उनमें अगर हम सफलता की दृष्टि से या चिंतन की दृष्टि से कि किनका चिंतन और जो दर्शन सबसे अधिक सफल व व्यवहारिक है, तो वो निसंदेह ही लॉक का दर्शन और चिंतन सबसे अधिक व्यवहारिक है और आज भी प्रासंगिक है। और हमें विश्व की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अधिकांश रूप में उनके चिंतन की झलक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।